मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर हमारा सेम कंटिन्यू है, हैलोजन डेरिवेटिव, राइट। सेम चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव। अब तक हमने क्या क्या देखा चैप्टर में? अब तक हमने देखा व्हाट आर द हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, then we will move for the common name and IUPAC, right? And there are certain important things regarding the halogen derivatives. Now today we will learn some important topic of the halogen derivative. It's very important topic. Now we will start. First of all, आप मुझे बताएं, आपने 11th में पढ़ा हुआ था द कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज द आइसोमेरिज्म। पढ़ाया आपने? देखिए, ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा था आइसोमेरिज्म। व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म एंड व्हाट इज मीन बाय आइसोमर्स? आइसोमर्स, व्हाट इज मीन बाय आइसोमर्स? आइसोमर्स आर द कंपाउंड हैविंग अ सेम molecular formula but different structural arrangement. It is called as a isomers. The compound having same molecular formula but different structural arrangement is called as a isomers. If two compounds are there, they are having the same molecular formula but their structural arrangement are different. They are called as a isomers of each other and the phenomena is called as a isomerism. उसी फेनोमेना को हम क्या बोलते थे? आइसोमेरिज्म बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता आप लोगों को सारी चीजें। अगर आपको पता होगा तो ये है कंपाउंड CH3 CH2 CH2 और ये है आपका CH3। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन, है ना। अगर आपने कॉमन नेम दिया तो आप इसे कहेंगे इन ब्यूटेन, और अगर आपने IUPAC दिया तो आप इसे कहेंगे ओनली ब्यूटेन, राइट? एन ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H10 होगा, है ना, बिकॉज उसका डबल +2 और राइट, उसका डबल पे क्या होता है? उसमें +2 होता। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा C4 और 3 और 3 6 7 8 9 10। ये आपको मैंने कई बार बताया हुआ है। C4H10 हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं इस चेन के अंदर, है ना, नंबर आप यहां से दो या यहां से दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा चेंज करता यहाँ पर, तो ये कुछ हो जाएगा इस तरीके से CH3 और यहां लगा देता हूं मैं CH, राइट। मैंने क्या किया? यहां का एक H कम किया और यहां का एक CH2 हटा रहा हूं, राइट। क्रॉस मार्क लगा दिया मैंने यहां पर, तो यहां का एक H कम किया था तो ये हो गया था CH, बिकॉज ये CH2 था, और ये CH2 यहां का H मिलके मैं यहां पे क्या लगा दूंगा? मैं यहां लगा दूंगा CH3, राइट। बाजू में क्या बचा आपके पास? बाजू में आपके पास सिर्फ बचा है CH3, वो जैसा है मैं वैसा ही लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका CH3। ऐसे काउंट कीजिए कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4, C4 है, राइट, और 3 और 3 6 और 3 3 9 और 10, C4H10 फिर से हो गई। तो दिस टू कंपाउंड व्हिच आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड एज अ आइसोमेरिज्म। इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए देयर इज अ वेरियस वे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। वो आपको मैं अभी आगे दिखाता हूं, लेकिन पहले उससे पहले आप एक एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पर, और वो बड़ी सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। मैं फिर से इस कंसेप्ट पे आऊंगा, व्हाट इज मीन बाय आइसोमर्स, व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म, फिर हम वापस से कुछ चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ सी दिस मॉलिक्यूल, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, कि अब मैं यहाँ का एक H कम कर देता, राइट, और एक H कम करके उसकी जगह पे मैं यहाँ लगा देता हूँ Cl। क्या लगा देता हूँ यहाँ पे? मैं Cl लगा देता हूँ यहाँ पे,
ये हो गया Cl, राइट। बाजू में CH2 जैसा है वैसा, और इधर बाजू में यहाँ पे CH3 जैसा है एज इट इज वैसा। नाम दे सकते हैं इसका? यस ऑफ कोर्स आप नाम दे सकते हैं। नंबर मैं कहां से दूंगा? नंबर मैं यहां से दूंगा बिकॉज आई हैव टू फॉलो द लोवेस्ट लोकेंट रूल, मुझे फॉलो करना है उसको, राइट। तो नंबर यहां से दूंगा तो 1 2 3 4 मैं नंबर दे देता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और ये हो गया 4। क्या हो जाएगा ये? 2 क्लोरो ब्यूटेन, मैं नाम लिख देता हूं इसका, ठीक है। दैट इज 2 क्लोरो और ये हो जाएगा ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, राइट। क्या हो गया ये? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब ध्यान से देखिए, राइट। नाउ देखिए इस कार्बन के कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? कार्बन के होते कितने बॉन्ड है? कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो 3H यहाँ पर है, 3H यहाँ पर है, राइट। यहाँ पे 3H है यहाँ पर, राइट। तो 3H है तो हर H सेम ही है ना, राइट। बिकॉज ये H मैं 1 की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन नंबर 1, तो यहाँ पे 3H है, राइट। और यहाँ पे एक कार्बन है, अब यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक CH3 है, और यहाँ पे बाकी एक कंप्लीट ग्रुप है। अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए आपके लिए इसको ओपन कर देता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। कार्बन है यहाँ पर, राइट। यहाँ भी कार्बन है, राइट। एक दूसरे से अटैच होते हैं वो। यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, राइट। यहाँ पे 3H है, सब सेम है ना यहाँ पर, तो ऑल आर द सेम, सबके सब सेम है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कार्बन नंबर 2 की बात करो तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे क्या है? H है, और यहाँ पे दूसरा क्या है? यहाँ पे Cl है यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसके सब सब्स्टिट्यूएंट सेम है सिवाय इसके, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये H है अलग है, ये CH3 है वो अलग है, ये Cl है वो अलग है, और यहाँ पे पूरा कंप्लीट ग्रुप अटैच है। अब वो क्या है? CH2 CH3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2, है ना। CH2 है ये, और ये हो गया CHH और ये H, ये क्या हुआ? CH3। ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा कार्बन है जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है? कार्बन नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे तीनों सेम है, राइट। तो ओनली द कार्बन नंबर 2 विच आर हैविंग 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या है? उसके 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है, राइट। तो ये वाला ऐसे है, वो एक Cl है और ये क्या है? H है, और ये क्या है? CH3 है, और ये क्या है? C2H5। अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये हो गया C, अब मैं सिर्फ इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे H है, राइट। बाद में नीचे क्या है? वहाँ पर Cl है, तो मैं Cl यहाँ लिख देता हूँ, राइट। और इस बाजू क्या है? ये CH2 और ये क्या है? CH3। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर CH2 CH3। तो आई कैन राइट C2H5, क्या मैं लिख सकता हूँ? यस, C2H5, 3 और ये 2 5, तो C2H5, ये हो गया C2H5। बाजू में क्या बचा? बाजू में बचा CH3, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका CH3। आगे बात समझ में यहाँ तक का? अब ध्यान से देखिए, दिस कार्बन is having 4 different substituents, right? And this particular carbon is called as a chiral carbon. क्या कहते हैं इसको? chiral carbon। ऐसा कार्बन जिसके 4 substituents होंगे और चारों अलग अलग होंगे। The carbon which are having 4 different substituents is called as a chiral carbon. So this carbon number 2 is called as a chiral carbon, right? And it is denoted by the symbol that is called as a asterisk. एक सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? एस्टेरिक कहते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे बना देता हूँ, ये स्टार बना दीजिए यहाँ पे आप, तो ये हो जाएगा आपका क्या? एस्टेरिक, दैट इज कॉल्ड अ chiral carbon। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या देखा हमने? आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स के बाद मैंने आपको ये एग्जांपल पे लाया, फिर आपको मैंने बताया कि व्हाट इज मीन बाय chiral carbon। chiral carbon क्या होता है, ठीक है। नाउ ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे बात समझ लीजिए। दिस इज माय ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड कैसा है? 1 डायमेंशन के 2 डायमेंशन? ब्लैक बोर्ड कैसा है?
वन डायमेंशन भी टू डायमेंशन, दूसरा टू डायमेंशन, राइट, बट द मॉलिक्यूल इज नॉट टू डायमेंशनल, इट इज अ थ्री डायमेंशनल। मॉलिक्यूल कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल होता है मॉलिक्यूल, राइट। तो देयर इज अ वेरियस वेज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए थ्री डायमेंशनल वे में बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। वन इज कॉल्ड एज अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, है ना। एक फॉर्मूला क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है जिससे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है वेज फॉर्मूला। वन इज कॉल्ड एज अ वेज फॉर्मूला। तो पहले आपको मैं फिशर दिखा देता, राइट। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, यू कैन से ओनली फिशर फॉर्मूला। आप सिर्फ इसको क्या बोल सकते हैं, फिशर फॉर्मूला बोल सकते हैं मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल इज नॉट टू डायमेंशनल, मॉलिक्यूल इज अ थ्री डायमेंशनल, एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल ऑन द ब्लैक बोर्ड। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप कैसे इमेजिन करेंगे कि मॉलिक्यूल कैसा है, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ है, कौन सा आइटम कहाँ अटैच है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई the scientists had developed the various way for the representation। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे तरीके बनाए कि अब आप प्लेन ऑफ द पेपर पे आप मॉलिक्यूल को कैसे लिखेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या बनाया, कुछ तरीके बनाए उन्होंने कि मॉलिक्यूल को आप ब्लैक बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनमें से क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। आप उसमें कैसे करते हैं, देयर आर टू लाइंस आर देयर इन द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वन इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल लाइन एंड वन इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। दो लाइन होती है वहां पर, है ना। एक होती है वर्टिकल लाइन, एक होती है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन ऑलवेज शोज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन शोज द सबट्यूट वंस। तो यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है ना, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी एक और कार्बन था, ये चेन लिखी ना मैंने यहाँ पे, ये वाली चेन, राइट। तो मैं इसको अप लिख देता हूँ यहाँ पर, राइट। मैं इसको लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूँ तो ये CH3 हुआ, ये क्या हुआ, CH2 हुआ, ये क्या हुआ, C हुआ, राइट। C हुआ ना यहाँ पर। नीचे क्या है भाई, नीचे है CH3 और यहाँ पे H था और ये क्या था, Cl था। तो मैं H यहाँ लिख देता और Cl में यहाँ लिख देता, हो गई बात। अगर मैं इसको और अच्छी से लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से। देखिए अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ वन वर्टिकल लाइन, बिकॉज द chiral कार्बन इज ओनली वन। यहाँ पे एक ही chiral कार्बन है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक ऐसा वर्टिकल लाइन बनाऊंगा और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और दिस रिप्रेजेंट द chiral कार्बन। जो दोनों का पॉइंट है ना, वो क्या बताएगा आपको, वो बताएगा आपको chiral कार्बन। अब ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर आपके पास है C2H5, राइट। नीचे क्या है आपके पास, नीचे आपके पास है CH3, और इस बाजू क्या है आपके पास, H है, और इस बाजू क्या है आपके पास, Cl है। तो यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है, Cl। तो ये एक तरीका हुआ जिससे आप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते ऑन द ब्लैक बोर्ड। आगे बात समझ में ना। दूसरा फॉर्मूला है जिससे आप मॉलिक्यूल को और ज्यादा अच्छी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और उसे कहते हैं हम वेज फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड एज अ वेज फॉर्मूला। आगे बात समझ में, इट इज कॉल्ड अ वेज फॉर्मूला। अब वेज फॉर्मूला में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस कार्बन, राइट, दिस इज द कार्बन। इस कार्बन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड टू बॉन्ड्स विच आर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। दो बॉन्ड्स कहाँ है भाई, प्लेन ऑफ द पेपर है, पेपर के प्लेन। मतलब ये कार्बन, आप एक पेपर लीजिए जिस पेपर पे आप लिखते हैं वो पेपर, तो उस पर आपने कार्बन लिखा और उसी प्लेन पर दो आइटम अटैच है ना। तो आप लिख दीजिए H को और आप किसको लिख दीजिए, Cl को, या इन दोनों को लिख दीजिए, नो वे, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ there's a two bond that two are on the plane of the paper। तो ये मैंने लिख दिया, राइट। दो प्लेन ऑफ द पेपर के लिख दिया, राइट। अब दो जो है उनमें से एक अबो है, अभी क्या है, बिलो। वन इज अबो द प्लेन, वन इज बिलो द प्लेन। तो आप जैसा चाहो वैसा लिख दीजिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन इज अबो द प्लेन। कहाँ है एक, अबो द प्लेन, और एक कहाँ है भाई, एक है आपका बिलो द प्लेन। वन इज कॉल्ड एज अ बिलो द। अब देख लीजिए, इसे भी लिख दीजिए अभी फिलहाल समझने के लिए, है ना।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Cl and H, है ना। तो दिस Cl is above the plane and this H is below the plane and here I am having a CH3 और यहाँ मैं लिखता हूँ C2H5। समझ में आ गया, राइट। इट्स वेरी सिंपल। आप चाहो तो इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। सिंपली आप इस तरह की लाइन मान लीजिए बस, बिकॉज दिस इज अ टेट्राहेड्रल। कैसा कार्बन है ये? इट इज अ टेट्राहेड्रल कार्बन। बॉन्ड एंगल कितनी होती है उसकी? 109.25 डिग्री, 109 डिग्री 25 मिनट्स, राइट। दैट इज अ टेट्राहेड्रल कार्बन। तो टेट्राहेड्रल कार्बन को आप बना सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो दिस कार्बन इज अ टेट्राहेड्रल। तो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो देखिए, आप इसको अच्छी से और बना सकते हैं आप। तो ये ले लीजिए आप, राइट। अब यहाँ पे ले लीजिए, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे बनाइए एक अबोव द प्लेन एंड वन इज बिलो द प्लेन। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, राइट। एक बार समझ में ये हो गया, वन इज अबोव द प्लेन, वन इज बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप, है ना। तो एक Cl है और क्या है आपके पास? H है। तो मैं ClH लिख देता यहाँ पर। तो Cl is above the plane, H is below the plane, and remaining C2H5 and CH3 are on the plane where the carbon is situated, right? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, that is called as a CH3 और यहाँ लिख देता हूँ मैं C2H5। You can write down CH2 CH3, both are the same। आई बात समझ में? इस तरह से लिख सकते हो उसको आप, और अच्छी तरह लिखना चाहे तो। आई बात समझ में? And this carbon is called as a chiral carbon. This is denoted by the asterisk। क्या कहेंगे उसे आप? एस्ट्रिक। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है ना। ये दो तरीके थे जिससे मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते, बिकॉज मॉलिक्यूल इज अ 3 डायमेंशनल। मॉलिक्यूल इज 3 डायमेंशनल एंड ब्लैक बोर्ड इज 2 डायमेंशनल। देयर इज अ 2 ways to represent the molecule in the 3-dimensional way on the plane of the paper or either on the blackboard. One is called as the Fisher projection formula, one is called as the Wedge formula. Now we were talking about the Wedge formula. आधा समझ में आ गया? अब आपने देखा था आइसोमर्स। What are the isomers? Isomers are the compound having the same molecular formula, right? इसका molecular formula भी क्या है? Same है, C4H10, right? तो the compound having a same molecular formula but different structural arrangement, and these are called as the isomers of each other, and this phenomenon is called as a isomerism। उस phenomenon को हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोमेरिज्म, जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है ना। अब हम बात करते हैं व्हाट इज आर द स्टीरियो आइसोमर्स। व्हाट आर द स्टीरियो आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स, व्हाट आर द स्टीरियो आइसोमर्स? ठीक है। तो इसी के आगे हम बात करेंगे व्हाट आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो पहले आप समझ लीजिए व्हाट आर द स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स are the isomer which are having a same molecular formula but spatial arrangement of the atom or group। क्या वर्ड यूज कर रहा यहाँ पे मैं? There is a spatial arrangement of atom or group। Spatial, different spatial arrangement। You can say different spatial arrangement of atoms or group of atoms। Group of that isomer is called as a stereoisomer, right? मतलब कैसे कि अब अगर मैं यहाँ पे एक मिरर पास कर दूं, एक मैं यहाँ पे आईना लगा दूं ना, दैट इज मिरर। मैं यहाँ पे मिरर लगा दिया। अब अगर मैं इसका एक आइसोमर बनाना चाहूँ, इसका सामने इसका इमेज बनाना चाहूँ, दैट इज कॉल्ड मिरर इमेजेस। तो कैसा बनेगा भाई? ध्यान से देखिए कैसा बनेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ना, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब मैं कैसे बनाऊंगा इसको। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। ये हो गया मेरा कार्बन, राइट। यहाँ हो गया आपके पास CH3, यहाँ हो गया आपके पास C2H5 और यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन है। वन इज कॉल्ड एज अ वेज बॉन्ड एंड वन इज कॉल्ड एज अ डॉटेड बॉन्ड। तो दिस इज अ वेज बॉन्ड। क्या हुआ आपका? वेज बॉन्ड हुआ आपका, राइट। और उसी के बाद आपके पास कौन सा बॉन्ड है? दैट इज कॉल्ड एज अ डॉटेड बॉन्ड। वन इज कॉल्ड एज अ डॉटेड बॉन्ड, राइट। डॉटेड बॉन्ड और वेज बॉन्ड पे क्या है? Cl है और डॉटेड पे क्या है? H है। तो दिस टू आर द
स्टीरियो आइसोमर. नो डाउट दिस ऑल्सो आर द ऑप्टिकल आइसोमर. वो क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर भी है. मैं आपको अभी बताता हूँ व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमर एंड व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी. राइट. फिलहाल फोकस कीजिए आप किसके ऊपर? स्टीरियो आइसोमर पे फोकस कीजिए. The stereoisomers are the isomer which are having a different spatial arrangement of the atom or group. Right? Different spatial arrangement of the atom or group. And इसी की type है that is called the optical isomers. It is called as the optical isomers. Optical isomers. The optical isomers are the stereoisomers which are having a different optical rotation, even though the molecular formula are the same. Stereoisomers क्या होते हैं? Stereoisomers are the isomers which are having a different spatial arrangement of atom or group of atom. Or you can say there is a spatial arrangement of the atom or group of atom that is called a stereoisomer. The connectivity will be same. The bond connectivity will be same. उनकी बॉन्ड की कनेक्टिविटी क्या होगी? सेम होगी. लेकिन स्पेस के अंदर उनके ग्रुप ऑफ एटम्स का स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा. दैट इज कॉल्ड द स्टीरियोआइसोमर्स. और उसी की कंडीशन में आता है क्या? ऑप्टिकल आइसोमर. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द आइसोमर व्हिच आर हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी but different optical rotation. That is called as the optical isomers. These two are the optical isomers. दोनों क्या है? एक दूसरे के optical isomers है because this shows the different optical activity. मैं आपको दिखाता हूँ what is mean by optical activity. Right? तो optical activity क्या है? It is nothing but the property of the solution to rotate the plane polarized light. मैं आपको अभी समझाता हूँ, डोंट वरी. ठीक है. पर आप इतनी चीजें समझ जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल लाइट, यू कैन से पोलराइज्ड लाइट, यू कैन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट. राइट. तो सारी चीजें आपको बताता हूँ व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी. अभी फिलहाल आप इतनी चीजें समझ गए, ध्यान से समझिए इसको. राइट. मैं अभी फिर एक बार एक और कंसेप्ट पे आऊंगा, दैट इज कॉल्ड एनैंशियोमर. उसे कहा जाता है क्या? एनैंशियोमर. यहां तक क्लियर हुआ? तो हमने क्या देखा? इसको तो आप ध्यान रखिए क्योंकि 11th में आपने पढ़ा हुआ था. हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे किसके ऊपर? कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके के फॉर्मूला हैं. वन इज कॉल्ड द फिशर फॉर्मूला, वन इज कॉल्ड द वेज फॉर्मूला. और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? बिकॉज मॉलिक्यूल इज 3 डायमेंशनल. मॉलिक्यूल कैसा है? 3 डायमेंशनल है. एंड ब्लैक बॉडी इज 2 डायमेंशनल. इवन द पेपर ऑन विच वी आर राइटिंग, जिस पे हम लिखते हैं ना, वो भी क्या है? डायमेंशनल ही है वो भी. राइट. लेकिन मॉलिक्यूल कैसा होता है? 3 डायमेंशन. इसलिए हमको उसकी जरूरत पड़ी. राइट. तो हमने देखा कि व्हाट आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता? और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड द कायरल कार्बन. कई बार एग्जाम में उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफाइन कायरल कार्बन. तो कायरल कार्बन इज अ कार्बन which are having a 4 different substituents that is called as a chiral carbon. ऐसा कार्बन जिसके 4 डिफरेंट क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे. दैट इज कॉल्ड द कायरल कार्बन एंड इट इज डिनोटेड बाय द एस्ट्रिक. उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एस्ट्रिक से करते हैं. आगे बात समझ में यहाँ तक का? ठीक है. यहाँ तक क्लियर हुआ? ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कंपाउंड हैविंग अ same connectivity, same molecular formula, but shows different optical rotation. मैं दिखाता हूँ what is meant by optical rotation. आई बात समझ में यहाँ तक का? और क्लियर? ठीक है. अब फोकस करते हैं हम लोग what is meant by plane polarized light. ठीक है. चीजें याद रखिए, भूलना मत इसको. ठीक है. मैं ये मिटा देता हूँ फिलहाल क्योंकि मैंने वहां बनाया हुआ है. ठीक है. आप चाहे तो ये नहीं मिटाता, ये उसी का फॉर्म है. ठीक है. तो मैं फिलहाल इसको अभी नहीं मिटाता, अभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है. नाउ आगे मूव करते हैं हम. फिर आप समझिए व्हाट इज मीन बाय पोलराइज्ड लाइट. देन वी विल मूव फॉर द प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स.
एंड देन वी विल मूव फॉर द ऑप्टिकल रोटेशन, राइट। अब ये लाइट जल रहा है, ठीक है। वे लाइट जो जल रहा है, इट इज व्हाट, लाइट इज व्हाट, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। क्या है वो? ट्रांसवर्स वेव है वो, एंड इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज इट इज हैविंग अ टू कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक कंपोनेंट, उन्होंने है उसके, राइट। तो लाइट जब आपके ऊपर पड़ रही है, मानो ये लाइट है, मुझ पर इस तरह से पड़ रही है, तो लाइट का एक डायरेक्शन है, राइट। उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और उसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। आगे बात समझ में? मतलब ये हो रहा है कि द पाथ ऑफ द लाइट वो फिक्स है ना, लाइट वहां ऑन है तो मुझ पर पड़ गया वहां से, उसका एक पाथ है, राइट। दिस इज द पाथ ऑफ द लाइट। अब ये प्लेन पे लाइट आ रही है, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और उसके बाद उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर। कौन सी फील्ड है वहां पर? मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर। मुझे एक बात बताइए कि अगर लाइट वहां से पड़ रही है तो किसी भी प्लेन में मैं कितनी परपेंडिकुलर लाइन को पास आउट कर सकता हूं? इनफिनाइट। आंसर क्या होगा आपका? इनफिनाइट। अगर मेरे पास एक प्लेन है, अगर मैं चाहूं तो उस प्लेन के अंदर मैं इनफिनाइट नंबर्स की परपेंडिकुलर लाइन को पास आउट कर सकता हूं, राइट। तो यही होता है नॉर्मल लाइट के अंदर। क्या होता है नॉर्मल लाइट के अंदर? जब नॉर्मल लाइट चलती है, ठीक है, तो उसका एक पाथ है, तो उसके पाथ के परपेंडिकुलर है आपके पास कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिकल फील्ड, और उसी के परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड है। तो दिस टू फील्ड आर ऑसिलेटिंग, राइट, इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। लेकिन अब होता क्या है, आप ये भी समझ लीजिए यहाँ पे कि अब ऐसा नहीं है कि लाइट यहां से पास हो गई तो उसका डायरेक्शन फिक्स है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, राइट। क्योंकि वो क्या होते रहती, वो बदलते रहते हैं, डायरेक्शन क्या होते रहता है उसका, चेंज हो जाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अपोजिट रहेगी हमेशा? किसके परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा? इलेक्ट्रिकल फील्ड के। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होती है वैसे वैसे क्या चेंज होता है? वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है, राइट। क्योंकि वो बेचारी को क्या करना पड़ेगा? उस बेचारी को इसको फॉलो करना पड़ेगा, किसको? इलेक्ट्रिकल फील्ड को। और ये क्या है? ये कंटिन्यूअस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसीलिए दिस ऑल ऑसिलेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। लेकिन अब अगर आपने एक पोलराइजर लगा दिया, ऐसा पोलराइजर है ना, पोलराइजर क्या यूज करते हैं? निकल प्रिज्म, है ना, क्या यूज करते हैं वहां पे? निकल्स प्रिज्म। कभी कभी सोडियम लाइट भी यूज करते हैं, है ना, और ग्रीन लेजर भी यूज की जाती है ना? मैं आपको फिलहाल एग्जांपल दे रहा हूँ निकल प्रिज्म की, है ना। सोडियम लाइट भी होती है, उसकी वेवलेंथ होती है ना, अलग अलग दो वेवलेंथ होती है उसकी, दिखती आपको एक ही है क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है, लेकिन होती दो वेवलेंथ है वहां पर, ठीक है। चलिए फोकस करते हैं निकल प्रिज्म पे। तो अब जब तक कि वो लाइट चल रही है आपकी, जो लाइट का जो पाथ है, अब उसके परपेंडिकुलर आपकी कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिकल। उसके परपेंडिकुलर क्या है आपकी? मैग्नेटिक फील्ड है आपकी। तो जब तक के इस निकल प्रिज्म पे ना पड़ी, जब तक जो करना है कर लोगे, राइट। जब तक वो जैसा चाहे वैसा कर ले, लेकिन जैसे ही इसको पर पड़ेगी, अब क्या होगा? अब उसको अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा, राइट। फिक्स करेगी तो फिर डायरेक्शन किसका फिक्स हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का फिक्स हो जाएगा, राइट। अब निकल प्रिज्म में भी क्या होता है? मॉलिक्यूल होते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द कैल्साइट। किससे बनता है वो? कैल्साइट से बनता है। कैल्साइट क्या होता है? CaC होती है। तो उस लाइट को जब हम पास आउट करते हैं निकल प्रिज्म पे, तो वो जो लाइट आगे आती है, दैट इज हैविंग अ ऑसिलेशन इन अ डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, राइट। तो उनका ऑसिलेशन क्या हो जाता? उस इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही हो जाता, राइट।
और फिर वो लाइट जब हम किसी सोल्यूशन के ऊपर पास आउट करते हैं, सपोज इफ यू आर हैविंग अ ग्लूकोज सोल्यूशन, आपके पास सोल्यूशन कौन सा है, ग्लूकोज का सोल्यूशन है आपके पास, राइट, ग्लूकोज सोल्यूशन, राइट, या आपके पास मान लीजिए आपके पास है लैक्टिक एसिड, मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा दूंगा अभी, डोंट वरी, है ना, लैक्टिक एसिड है आपके पास, क्या है आपके पास, लैक्टिक एसिड है। तो अब अगर आपने लाइट, वो लाइट जो पहले अनपोलराइज थी, जैसे ही वो निकल प्रिज्म पे पास आउट हुई, वो लाइट क्या हो गई, नाउ इट्स बिकम अ प्लेन पोलराइज लाइट, है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पोलराइजर कहा जाता है, प्लेन पोलराइज लाइट। एंड व्हेन दिस लाइट इज पास्ड ऑन इनटू द सॉल्यूशन, और जब ये जैसे ही ये लाइट सॉल्यूशन के अंदर से पास होती है, देन इट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, and that phenomena of the rotation of the plane polarized light, either clockwise or anti-clockwise direction, that property which rotate the plane polarized light is called as an optical activity, and that molecule or that substance is called as a optically active substance, optically active substance। ऐसे होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपने निकल प्रिज्म में से क्या किया, पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट को क्या किया, पास आउट किया, उसके बाहर जो लाइट निकली वो कौन सी निकली, प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकली, उस लाइट को आपने क्या किया, सोल्यूशन में पास आउट किया, एंड दैट सोल्यूशन इज रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, इधर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं आपको वो एक्चुअल में वो पूरा एक्सपेरिमेंट समझा सकता हूँ आपको, लेकिन इट टेक्स टाइम्स एंड दैट इज बियॉन्ड ऑफ योर सिलेबस ऑफ दिस 12th स्टैंडर्ड, राइट। अदरवाइज वो होता क्या है, जैसे आप सोल्यूशन में पास आउट करते हैं ना, आप समझ लीजिए, थोड़ी सी यहाँ पे बता देता हूँ आपको बातें, और आपने सिलेंडर में दिया, एक सिलेंडर था आपके पास, है ना, सिलेंडर में आपने क्या किया, उस लाइट को पास आउट किया, तो जैसे जैसे लाइट पास होगी वैसे उसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, वो चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चेंज होगा, तो नीचे एक पोलराइजर लगाते हैं, है ना, नीचे क्या लगाते हैं, पोलराइजर लगाते हैं, और ऊपर जब वो लाइट उस सिलेंडर में से, पूरे सोल्यूशन में से जब जैसे जैसे पास होती है, वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होते रहता, टिल्ट होते रहता, टिल्ट होते रहता, फिर ऊपर भी एक पोलराइजर लगाते हैं जो एग्जैक्टली क्या होता है, 90 एंगल पे होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद एडजस्ट करते हैं रीडिंग को, और उसके बाद ब्लैक डॉट दिखेगा क्योंकि वो लाइट पास नहीं होगी ना, आप पहले क्या करेंगे, ब्लैक सेट करेंगे, है ना, क्योंकि अभी लाइट पास नहीं हो